ये आपका और मेरा सौभाग्य है जो ऐसे व्यक्ति आपके और हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हैं, तालियों के गड़गड़ाहट से मेरे बड़े भाई का स्वागत किया जाए। कि जब कोई बिहारी बाहर जाता है जो उसको तंज झेलना पड़ता है, अपमान झेलना पड़ता है, उसको अनपढ़ मजदूर कह के बुलाते हैं, बिहारी बोलकर ही उसको गाली फील करा देते हैं। सोचता हूँ और देखा है मैंने कि उसे कैसा फील होता हुआ, क्योंकि हम लोगों को भी ऐसा फील कराते हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ भावी प्रत्याशी मौजूद हैं। ये लोगों की इच्छा है कि मेरा तो यही कहना है कि हमारे पार्टी की एक प्रक्रिया है जिससे किसी भी विधानसभा में प्रत्याशी को चुना जाएगा। थोड़ा हमारे दर्शकों के माध्यम से बताएं कि ये सामूहिक प्रयास का मतलब क्या होता है। आपने बताया सही लोग जिनकी सही सोच है, एक या दो सही लोग बिहार को बदल नहीं सकते। चाहे एक विधानसभा हो, चाहे 243 विधानसभा हो, सिर्फ एक अच्छे सही व्यक्ति से नहीं होने वाला है जब तक सब लोग मिलकर सही सोच वाले एक सामूहिक प्रयास नहीं करें। मेरी इच्छा राजनीति में आने की नहीं थी, लेकिन प्रशांत किशोर के इस आह्वान की सही लोग और सही सोच वाले जो हैं एक सामूहिक प्रयास कर तो कुछ कर सकते हैं, उसी आह्वान को सुनकर मैं आया हूँ। देख लें, हाल के भी चुनाव को देख लें तो जातीय समीकरण पे वोट पड़ते हैं। ऐसे में आपकी ये सामाजिक सोच वाली रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। सब नेता एक जैसे हों तो जनता कई बार सोचती है कि चलिए तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अपने जात भाई को ही चुन लिया जाए। ये इसलिए हम कहते हैं कि जब हम जनता के सामने एक सही और स्वच्छ विकल्प रखने जा रहे हैं तो शायद जनता इस बात को सोचने के लिए मजबूर होगी कि इस बार बदलाव जरूरी है। आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं कटिहार जिले के मनिया में, जहां पे जनसुराज का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां पे जन सैलाब उमड़ पड़ा है और उस जन सैलाब के आने के पीछे की बड़ी वजह है हमारे साथ मौजूद डॉक्टर गौतम। आज मैं देख रहा हूँ मनिया में बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ भावी प्रत्याशी मौजूद हैं। देखिए, ये लोगों की इच्छा है, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि हमारे पार्टी की एक प्रक्रिया है जिससे किसी भी विधानसभा में प्रत्याशी को चुना जाएगा और वो प्रक्रिया फॉलो की जाएगी और उसके बाद ही यहाँ से प्रत्याशी कौन होगा वो डिसाइड किया जाएगा। ये जनसुराज का एक नारा है, सही लोग सही सोच, और तीसरा सामूहिक प्रयास। तो ये सामूहिक प्रयास, तो थोड़ा हमारे दर्शकों के माध्यम से बताएं कि ये सामूहिक प्रयास का मतलब क्या होता है। देखिए, आपने बताया सही लोग जिनकी सही सोच है, एक या दो सही लोग बिहार को बदल नहीं सकते। और ये भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास सदियों के बाद, दशकों के बाद एक बहुत ही उत्तम थॉट्स वाला एक नेता आया है सामने में, जिसकी नीयत और नीति के ऊपर किसी को भी कोई शक नहीं है और बिहार को बदलाव करने के लिए ऐसे ही नेता की जरूरत थी। लेकिन जैसा कि वो खुद कहते हैं कि सिर्फ उनके अकेले से कुछ नहीं होगा, उसी प्रकार चाहे एक विधानसभा हो, चाहे 243 विधानसभा हो, सिर्फ एक अच्छे सही व्यक्ति से नहीं होने वाला है। जब तक सब लोग मिलकर सही सोच वाले एक सामूहिक प्रयास नहीं करें, तब तक हम ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं पेशे से, आप राजनीति में आ गए, कई सारे डॉक्टर्स आए हैं राजनीति में, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जनसुराज अभी उभरती हुई पार्टी है और लोग उसको प्यार दे रहे हैं, ये दिख रहा है। जनसैलाब उमड़ पड़ता है इस तरह के आयोजन में। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो क्या एक प्रेशर रहेगा जो पार्टी सत्ता में होगी उनको, आप लोगों को परेशान करने की कि अरे बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, रेड करो, ये करो, उस तरह से? नहीं, इन सब चीज़ों से डरना था तो मैं राजनीति में आता ही नहीं। और आपने शुरू में ही पूछ दिया। देखिए, मेरी इच्छा राजनीति में आने की नहीं थी, लेकिन प्रशांत किशोर के इस आह्वान की सही लोग और सही सोच वाले जो हैं एक सामूहिक प्रयास कर तो कुछ कर सकते हैं, उसी आह्वान को सुनकर मैं आया हूं। और रही बात सत्ता में आए ना आए, ये तो जनता तय करेगी। हमने कभी जनता से आज तक नहीं बोला आप प्रशांत किशोर के भाषणों को सुन लें, हमारे भाषणों को सुन लें, तो हमने कभी वोट की भीख नहीं मांगी। हम यही कह रहे हैं कि जनता को जागरूक होना चाहिए कि किस मुद्दे पे वो सरकार को वोट देती है, सरकार को चुनती है। किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी के सिंबल पे वोट देना छोड़ के, बंधुआ मजदूरी छोड़ के, यदि अपने बच्चों के भविष्य, पढ़ाई लिखाई और यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार और भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए यदि वोट करते हैं तो अपने आप सही लोग चुन कर आएंगे, चाहे वो हम हो या कोई और पार्टी हो, कोई और व्यक्ति विशेष हो, सही काम उससे हो जाएगा। गौतम जी, ये तो बिहार है। बिहार में मतलब अगर आप पिछले कुछ सालों का भी अगर ब्यौरा देख लें, हाल के भी चुनाव को देख लें, तो जातीय समीकरण पे वोट पड़ते हैं।
ऐसे में आपकी ये सामाजिक सोच वाली रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, जो आप जनता के बीच कहते हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें, कितना लगता है वो एकजुट हो पाएंगे आपके साथ? आपने फिर से एक ज्वलंत सवाल पूछ लिया। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का ये उद्देश्य कभी नहीं रहा है कि हम सीधा सत्ता परिवर्तन करें। हम चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन उसमें एक जरिया मात्र है। अब सत्ता परिवर्तन के लिए यदि आप बोलते हैं कि जाति के समीकरण की ज़रूरत है, सिर्फ बिहार में, तो ऐसा ये गलत है। सिर्फ बिहार में नहीं और हर जगह हमारे बाकी राज्यों में भी, चाहे वो कलिगा हो, चाहे कम्मा रेड्डी हो, हर जगह दूसरे राज्यों में भी जाति का प्रभाव एक तरह से है चुनावी व्यवहार पे। अब कहने की ये बात है कि क्या जाति ही एकमात्र मुद्दा होती है, तो शायद ये बात गलत है कि ये कहना कि जाति ही एकमात्र मुद्दा है। जाति बहुत सारे मुद्दों में से एक मुद्दा है, लेकिन आप देखिए यदि आजकल के राजनीतिक परिदृश्य में जैसे हमने ऐसे ही नेताओं को दिया है जो चोरी करते हैं, जो घूस लेते हैं, अपना जनता के प्रति किया हुआ वादा निभाते नहीं हैं और इस राजनीति को एक पेशा मानते हैं, समाज सेवा नहीं। जो भी आते हैं जीत के वोट को किसी तरीके से मांग के ले आते हैं, वो अपना ही जेब भरने में और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा करने में लग जाते हैं। लेकिन जब भी ऐसे कभी मुद्दे आए हैं, चाहे आप 1984 का मुद्दा देख लें, जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो एक लहर से गई थी और बिहार ने भी जी भर के वोट दिया था। फिर 1977 में देखिए इमरजेंसी के बाद में सत्ता पलटी थी। आप हाल ही में देखिए जो मोदी जी लगातार 2 चुनाव जीत चुके हैं 2014 में, तो मोदी जी की जात के लोग यहाँ पे कितने सारे हैं। फिर उन्होंने 2019 में भी रिपीट किया था, उस टाइम पे भी जात की बात कह लें तो नहीं लगा। 2019 में एक बहुत बड़ा मुद्दा राष्ट्रभक्ति का पुलवामा के ऊपर हुआ था और जब ऐसे मुद्दे जब भी आए हैं जिनको लहर देने को एक मौका मिलता है जनता को, तो जनता ने जात पात से ऊपर उठ के सही व्यक्ति को चुना है। हाँ, ये जरूर बात है कि जब सब नेता एक जैसे हों तो जनता कई बार सोचती है कि चलिए तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अपने जात भाई को ही चुन लिया जाए। ये इसलिए हम कहते हैं कि जब हम जनता के सामने एक सही और स्वच्छ विकल्प रखने जा रहे हैं तो शायद जनता इस बात को सोचने के लिए मजबूर होगी कि इस बार बदलाव जरूरी है और जब हमारे पास अच्छा विकल्प है तो क्या हम जात पात के ऊपर उठकर वोट दे सकते हैं कि नहीं, ये तो जनता तय करेगी। जब मैं आपके इस कार्यक्रम में सभा में आ रहा था तो कुछ बातें आपके वक्ताओं ने कही, जिसमें कुछ बातें ऐसी थी कि हम महिलाओं को 1000 की जगह 2000 उनको पेंशन देंगे। तो जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं या जैसे आरजेडी के ऊपर आप लोग का प्रहार रहता है, भाजपा के ऊपर प्रहार रहता है, आप कहते हैं इन लोगों ने और ऋणी बना दिया। तो आप भी अगर इस तरह की जो ऋण योजना है जिस तरह से लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उनको ऋण मुहैया कराएंगे, तो आप नहीं, आपकी पार्टी नहीं इन लोगों को ऋणी बना रही है, उन लोगों को फिर उसी धर्रे पे लेके जा रही है? ये एक गंभीर सवाल है। अभिषेक जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। कई सालों से पिछले देश में अलग अलग राज्यों में इवन लोकसभा चुनाव भी जो हो रहे हैं उनमें ये रेवड़ी वाली कल्चर की बात नहीं है। रेवड़ी बांटो और वोट पाओ। हमने हमारी पार्टी में बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो हमारे देश के लेवल पे उन्होंने अपना नाम कमाया हुआ है, इंटरनेशनल ख्याति के भी लोग हैं। तो हम सब ने अध्ययन करके पाया है, अर्थव्यवस्था को अच्छी तरीके से समझा है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हमेशा ये बैलेंस करना होता है कि हम कितना खर्च कर रहे हैं देश की, राज्य की अर्थव्यवस्था में से निकाल के किसी भी ऐसे लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कम से कम 3 लाख करोड़ में से 3 लाख से ऊपर हमारा 3 लाख करोड़ से ऊपर हमारा अर्थव्यवस्था है। उसमें से करीब 1,10,000 करोड़ के आसपास हमारा योजना बजट होता है जो कि लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए जाता है। हमने कंपैरिजन और पूरे तथ्यों के साथ शोध करके निकाला है कि यदि हम 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध और वृद्धाओं को 2,000 रुपये पेंशन करते हैं, जब आपको पता ही होगा कि अभी ऑलरेडी 400 रुपये दे रहे हैं, कई 15 साल से चल रहा है और आज अगल बगल के राज्यों में देखें तो 1500 से 2000 से कहीं कम नहीं है। तो बिहार की जनता के साथ ही ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? हमने इसकी मांग की कि व्यवहार सौतेला है या अर्थशास्त्री जो आप कह रहे हैं दूसरे पार्टियों में नहीं है, इस बात पे बात है? नहीं, मैं यहाँ पे आ रहा था इस बात को कि हमने इसको कैलकुलेट करके निकाला है तो सरकार के ऊपर सिर्फ 6000 से 9000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। हम इसी बात पे तुलना करते हैं कि हमने कोई और किसी तरह के फ्री की रेवड़ी नहीं की है। यदि हम ये भी कहते हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को यदि हम निःशुल्क विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, जब तक हमारे सरकारी स्कूल ठीक नहीं किए जाए तब तक हम उनको प्राइवेट स्कूल में देंगे। आप इस पर भी सवाल उठा सकते हैं कि इसका पैसा कहाँ से आएगा। तो इसके बारे में एक भले ही ऐसा लगे कि जिससे हमारे वोट बैंक को खतरा पहुँच सकता हो, कंट्रोवर्शियल बात हो, लेकिन हमने कहा है कि शराबबंदी को हम बंद करेंगे, जो कि एक्चुअली
शराबबंदी लागू है नहीं, आपको भी पता है। उससे जो हमारा इनकम होगा करीब 20,000 करोड़ रुपए का सालाना लागत हमारा नुकसान हो रहा है, वो इन लोग कल्याणकारी नीतियों में आपको नहीं लगता ये जो युवा जो जुड़ रहे हैं शराबबंदी खत्म करने वाले, उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि भाई शराबबंदी खत्म कर देगी जनसुराज, इसलिए जुड़ना चाहिए? आपने 2 शब्द यूज किया, शराबबंदी खत्म कर देना। आप पहले ये मुझे बता दें अभिषेक जी, क्या शराबबंदी चालू है? ये तो गंभीर सवाल है। तो आप भी जानते हैं कि शराब के ठेके बंद हैं, दुकान बंद है, लेकिन शराब घर घर तक पहुंच रहा है। किसी भी गरीब को जो शराब 200 रुपये में पहले मिलती थी, आज ये 400, 500, 600 में मिल रही है। ऊपर से सूखा नशा करने के लोगों में, बच्चों में बहुत सारे पाए गए हैं कि बढ़ गया है ये। ऊपर से एक अलग से एक पैरेलल माफिया चल निकला है, एक पैरेलल इकोनॉमी चल निकली है, और जिससे बिहार सरकार को भी बहुत राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये काला कानून है जो लागू है नहीं, सिर्फ वोट बैंक के लिए चलाया जा रहा है। और उसके अलावा एक तथ्य आपके सामने और रख दूं मैं कि शराबबंदी के इस झूठे कानून को लागू करने के लिए पुलिस महकमे का एक बहुत बड़ा वर्ग इसके लिए लगा रहता है, जो कहीं और कुछ और काम में लग सकता था। और तो और ये एक जरिया बन चुका है गरीबों से उगाही करने का। आपको भी पता है, करीब कुछ महीने पहले तक जो अंतिम सरकारी आंकड़े थे, करीब 2.25 लाख से 2,30,000 के आसपास लोगों के ऊपर केस चल रहा है शराबबंदी के कानून के तहत। उसमें से करीब 1.25 लाख के आसपास लोग जिनके ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस लगाया गया है, वो जेल में बंद हैं। और आपका ये एक अनुमान लगा सकते हैं वो कौन से लोग होंगे ये जो जेल में बंद हैं। वो वही लोग हैं जो समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं, अति पिछड़े समाज से हैं, दलित समाज से हैं, जो गरीब हैं, जो या तो पुलिस प्रशासन को पैसे देकर जेल से छूट नहीं सकते हैं, या घूस दे के जहाँ पकड़े गए वहाँ से छूट नहीं सकते हैं, या फिर केस लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो बताइए इस शराबबंदी से किसको फ़ायदा हो रहा है? तो मतलब व्यवस्था परिवर्तन ही सबसे बड़ी मांग है आपकी जनता से? हाँ, बदलाव ही सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके से लगे हुए हमारे 2 छोटे मुद्दे हैं, रोजगार और शिक्षा। उसके अलावा तीसरा है भ्रष्टाचार। बदलाव जरूरी है, इस संस्कृति का, इस प्रकृति का नियम है बदलाव। जब बदलाव को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो हमारे ऊपर ऐसे ही जालिम सरकार लगी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर गौतम को, जो मनिया में सभा को संबोधित करने आए हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी गंभीर बात की, जो उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगी तो कुछ लोग, जो ऐसे लोग हैं जो अपनी मनमानी करके सत्ता में काबिज रहते हैं और गलत तरीके से जनता को रुझाते हैं, रेवड़ी बांटते हैं और वोट ले जाते हैं। आप इस व्यवस्था परिवर्तन के साथ क्या जनसुराज के साथ हैं? आप इस मुद्दे पर हमें कमेंट के माध्यम से अपनी बात ज़रूर रखें और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।